Assalamu alaikum everyone. Farzana Khan, being in coordinator Best Practices Forum, I would like to warmly welcome you all for the 14th Best Practices Forum on behalf of PIQC Institute of Quality. PIQC Pakistan, leading institute in the field of quality. The vision of Pakistan, PIQC is for the nationally and internationally a hallmark of quality. We are working with the mission to develop organization, professionals and human talent in the quality excellence. And we are also in the field of quality assurance management, human resource management, and industrial management. Here is the few glimpse of the Best Practices Forum. ये basically on campus glimpse हैं, जो हमारे different previously Best Practices Forum होते रहे हैं, और इन Best Practices Forum में different आप देखते होंगे कि different association के leaders हैं जो हमें यहाँ पर facilitate करते रहे, और हमारी different जो organizations हैं उनमें जो best practices पाकिस्तान में हो रही हैं वो nationally internationally किस तरीके से लेके चलते हैं, उन सबको यहाँ पर students के साथ आकर सब different जो organizations हैं उनमें जो best practices पाकिस्तान में हो रही हैं वो nationally internationally किस तरीके से लेके चलते हैं, उन सबको यहाँ पर students के साथ आकर सब जो participants हैं उनके साथ share किया जाता है. Thank you for from my side. I would like to invite Mr. Naim Shahzad, who is a facilitator of this event, and technically he's going to start this event with the introduction of the guest speaker, and he will also session as well. So, Mr. Naim Shahzad. वो शेयर की. आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के हवाले से है. ये एक ऐसा एरिया है जिसका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स के हवाले से, एश्योरेंस के हवाले से प्रोफेशनल्स को आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जब वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के KPIs के हवाले से, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के हवाले से काम करते हैं, तो उसमें एक एरिया जो है वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का भी आता है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशंस की मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो ऐसे तरीके से काम कर रहे होते हैं. तो इस के हवाले से जो हमारे आज के स्पीकर हैं सुभान जलील साहब हैं, इनका रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग के हवाले से बहुत काम है, जो कि पाकिस्तान में, अमेरिका में और इसी तरह से जनरल इलेक्ट्रिक और बेकर हिग्स कंपनीज के साथ इन्होंने काम किया, और इनकी लीडरशिप के अंडर तकरीबन $500 मिलियन से ज़्यादा के स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट जो हैं वो ऑयल एंड गैस कंपनीज या पावर जनरेशन कंपनीज ने किए. तो मैं इनवाइट करूंगा सुभान जलील साहब को, जो कि आज ना सिर्फ रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग की प्रैक्टिसेस के हवाले से हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कुछ इसके फंडामेंटल्स बताएंगे, और इसी तरह से इसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशंस सक्सेसफुली अपने प्रोडक्ट्स के हवाले से, डिज़ाइन के हवाले से स्टेप्स लेती हैं, इम्प्लीमेंटेशन करती हैं, उसका एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करेंगे. सो सुभान साहब, आप काइंडली अब जरा टेक ओवर कर लें. Thank you very much, Pakistani Institute of Quality Control, Farzana, Dr. Kamran Musa and everybody. Thank you for the opportunity. तो इस वक्त मैं एक्चुअली आपको ज्वाइन कर रहा हूँ यहाँ ह्यूस्टन टेक्सास से. तो
इट वाज वेरी प्लेजर कि मैं अभी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में था, तो मेरी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल की टीम से भी मुलाकात हुई, डॉक्टर कामरान मूसा और सबसे। तो हमने सोचा कि ये एक एरिया है जिसको एक्सप्लोर किया जाए, तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। और आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट। मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। एजेंडा हमारा ये होगा कि थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कि मेरी जर्नी क्या रही है इस पूरे साइकिल में। उसके बाद हम आगे डिस्कशन करेंगे कि रिलायबिलिटी और क्वालिटी का क्या डिफरेंस है, जो की कॉन्सेप्ट्स हैं रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के, ताकि एक बेसिक्स कुछ टर्मिनोलॉजीज वगैरह हम एक दूसरे से शेयर कर लें। उसके बाद I'll go a little bit into जो मैंने एक्सपीरियंसेस एक क्लासिकल रिलायबिलिटी यूज केसेस हैं उनके हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, और फिर एक जो मैं कहूँगा कि एक तड़का लगाना है, पाकिस्तानी तड़का, वो मैं एक रिलायबिलिटी मैनेजमेंट को पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि हम कैसे ये रिलायबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, और उसके बाद आपकी क्वेश्चन आंसर्स और सब कुछ जो भी आप लोगों के सवाल हैं उसको हम एंटरटेन कर लेंगे। तो hopefully I should take about 45 to 50 minutes. I do not want it to be a one-sided session. So अगर कोई आपके questions आ रहे हैं तो I'm pretty sure Farzana and Naeem are kind of entertaining it, and we can go either way. Okay, so let me just start. Sobhan Jalil हैं कौन? So just want to introduce myself. I graduated from GIK Institute in 98. वहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद I was lucky enough कि I got kind of a industrial traineeship with Gannon University, जिनका एक collaboration थी, industrial academic collaboration with GE Transportation in USA. So I moved to US to do my master's in embedded software and systems. और उससे आगे फिर एक्चुअली इट वाज अ वर्क अरेंजमेंट के सुबह हम जी में रियल लाइफ में काम करते थे, शाम को क्लासेस लेते थे। तो आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम दैट प्रोग्राम, आई जॉइंड जीई फुल टाइम इन 2000। और उससे आगे फिर मेरी प्रोफेशनल लाइफ में जब जी में आप एक इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं तो एक्चुअली सिक्स सिग्मा, उस वक्त जैक वेल्च का टाइम फ्रेम था, तो सिक्स सिग्मा वाज वेरी इन। सो जब सिक्स सिग्मा की सर्टिफिकेशन मैंने की जी के थ्रू, तो देन आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग। सो आई डिड अ credential which is in reliability management from University of Maryland. उसी ज़माने में PIQC भी एक्चुअली थी, तो मैंने कुछ एक्चुअली पब्लिकेशंस PIQC के साथ भी शेयर किए, वो हम आगे जाके बात कर लेंगे। आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली समराइज माय जर्नी सो फार वेयर आई एम। और उसके बाद I went for my MBA with University of Pittsburgh, or went into some management roles with the marine side, marine and energy systems, जिसमें कुछ defense के भी हमारा जो customers हैं उनके साथ interaction करने का मौका मिला, some global experiences in customer management, कुछ नए product launches की। So that's where I was primarily, doing systems engineering or reliability engineering. उसके बाद मैं 2014 में मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट करना चाहिए, कुछ अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, तो आई एक्चुअली टुक अ रोल इन जीई ऑयल एंड गैस इन क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंप्लायंस। सो स्टार्ट मैंने मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी से किया था, देन आई स्लोली मूव टूवर्ड्स सर्विसेज क्वालिटी, जो कि रिलायबिलिटी बेसिकली आगे जाके बनती है। और फिर जीई ऑयल एंड गैस बेकर ह्यूज बन गई, देयर वर सम मर्जर्स, ऑयल एंड गैस सेक्टर वाज मर्जिंग। और फिर उसके बाद I'll discuss a little bit कि there was a lot of learning because हम लोग जब down cycle में थे तो the main focus is कि how reliable your assets can perform. तो आपको आगे जाके कुछ examples मैं share करूँगा कि कैसे हमने उसको किया। तो 2020 is another milestone year. जब COVID आया तो oil and gas basically was in a down cycle, extreme down cycle. So I moved to Wabtec Corporation, which was originally a GE Transportation, so it's basically a 20-year kind of a loop back. और उसके साथ साथ जो एक मैं ऐड करना चाहता हूँ एक कि मैं I'm doing some side consulting as a side hustle. I have a few other non-profit interactions, so उसमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो overall just a quick journey of learning so far. और ये PIQC और आप लोगों से भी it's not a one-sided कि मैं ही present कर रहा हूँ, I'm trying to learn from all of you as well.
So just an overview who I am and why I am here basically. So that was just a personal overview. तो अब हम चलते हैं reliability. What is reliability? So reliability is actually जो ASQ डिफाइन करती है, अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाए, इट्स अ प्रोबेबिलिटी के एक प्रोडक्ट सर्विस और सिस्टम जो सा है वो अपने इंटेंडेड फंक्शन को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑपरेट कर सकेगा. अब उसके कई फैक्टर्स आते हैं, हम इसको कई तरीके से डिफाइन करते हैं कि इट्स अ ड्यूरेबिलिटी, इट्स डिपेंडेबिलिटी, और इस सारे वर्ड्स हम मतलब वी कैन यूज इट इंटरचेंजेबली, बट आई विल से कि आई विल मेंशन इट कि जो क्लासिकल रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग की डेफिनेशंस आगे क्या आती हैं. सो प्रोबेबिलिटी इज डेफिनेटली अ सक्सेस, लाइक्लीहुड ऑफ अ मिशन सक्सेस और अ फेलियर. इंटेंडेड फंक्शन होता है कि आपका एक सिस्टम होता है और तो आप उससे क्या करवाना चाहते हैं. अगर आपने एक गाड़ी खरीदनी है तो आप गाड़ी का काम ये है कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाए रिलायबली, बीच में आपको कोई मसला ना दे आपको. सेटिस्फैक्ट्री अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन और एक्सेप्टेबल जो कंप्लायंस या आपकी कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होता है. स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम वो हम डिफाइन करेंगे कि कितने अरसे तक मतलब कोई चीज़ रिलायबल होती है, क्योंकि हर चीज़ की फाइनाइट लाइफ होती है, चाहे हमारी अपनी लाइफ हो. हम भी एक्चुअली टेक्निकली अगर हम देखा जाए तो हमारी लाइफ्स जो ह्यूमन बॉडी है वो भी एक रिलायबिलिटी सिस्टम ही है, क्योंकि हमारी भी एक फाइनाइट लाइफ है और हमें भी उसको कितनी अवेलेबल होती है, दैट इज़ कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो स्पेसिफाइड कंडीशंस, अच्छा इसमें जो स्पेसिफाइड कंडीशन है वो ये है कि आपके जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं रिलायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से. इस बात को ज़रा नोट कीजिएगा क्योंकि वी विल डिस्कस इट अ लिटिल बिट फर्दर, क्योंकि आजकल के ज़माने में ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज ये जो स्पेसिफाइड कंडीशंस हैं they are actually one of the key contributors in reliability aspects. We will discuss it in an example going forward. So in general, reliability is how things are being performed over time. What is the quality performed over time? इसी को एक और तरीके से देखा जाए, क्योंकि we all are very familiar with the terminology quality, कि quality क्या होती है. Quality is good, quality is always there, लेकिन एग्जाम्पल ये है कि अगर आपने एक कोई चीज़ खरीदी है तो वो जब आपके प्लांट से या मैन्युफैक्चरिंग साइट से बाहर निकल के आती है तो दैट्स वेयर द क्वालिटी इज. तो उसमें उसके एस्पेक्ट्स हैं, वो अपना परफॉर्म कर रही है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट हुई हैं, कंप्लायंस, रेगुलेशन, सब कुछ. लेकिन रिलायबिलिटी और क्वालिटी में डिफरेंस ये है कि रिलायबिलिटी इज हाउ दैट क्वालिटी इज बीइंग परफॉर्म्ड ओवर टाइम. एग्जाम्पल मैं उसकी ऐसे देता हूँ कि आप एक गाड़ी खरीदने जाते हैं, लेट्स जस्ट से कि कोई ब्रांड है, और अगर गाड़ी आपको कोई बेच रहा है जो कि लेट्स पुट अ वैल्यू के 10 लाख की बेच रहा है पाकिस्तान में, तो और वो कहता है कि आपको मैं 10 लाख की गाड़ी दूंगा और आप एज इट इज ले जाए, आपकी कोई वारंटी और वो सारा कुछ नहीं है. लेकिन अगर एक दूसरा बंदा है जो कि वही गाड़ी एग्जैक्ट सेम फीचर्स आपको 11 लाख की बेच रहा है और वो कह रहा है कि यार आप इसको ले जाए और आपके पास गारंटी है अगले 2 साल के लिए या अगले 25,000 किलोमीटर्स या माइल्स के लिए कि कोई भी मसला होगा फ्री में इसका कोई मसला नहीं होगा एंड वी विल कवर इट. तो जनरली चॉइस क्या होती है कि आप पीस ऑफ माइंड की तरफ जाते हैं, आप रिलायबिलिटी की साइड पे जाते हैं. तो वो जो 1,20,000 वाली गाड़ी 11 लाख वाली गाड़ी जो सी है वो मे बी कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो, लेकिन वो जो एक रिलायबिलिटी की वैल्यू एडिशन है वो लोगों का बाइंग बिहेवियर, कस्टमर्स का बाइंग बिहेवियर, that navigates to that. So just to give a kind of a perspective, quality or reliability, and what is the importance of reliability. अच्छा जी, ये तो just general definition हो गई. अब some key concepts in reliability management, in reliability engineering. अगर आप कोई भी reliability की टेक्स्ट बुक या कोर्सेज वगैरह देखेंगे तो आपको यही पता लगेगा कि बाथ टब कर्व. तो ये बाथ टब कर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी शेप जो सी है वो बाथ टब की तरह की है, लेकिन रिप्रेजेंट क्या कर रही है? एक्चुअली इट इज़ द डिज़ाइन लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट. तो जब हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसकी एक अर्ली फेज होती है जो कि आपके इनिशियल फेलियर्स काउंट होते हैं. देन देयर आर सम फेलियर्स व्हिच व्हेन देयर इज अ मैच्योरिटी इन द लाइफ. और ये जो उनसे टाइम फ्रेम है बेसिकली ये लॉन्गेस्ट टाइम फ्रेम होता है प्रोडक्ट का, जब वो
लॉन्च होके उसके बाद उसकी ज़्यादा आपको ड्यूरेबिलिटी, उसकी रिलायबिलिटी का टाइम फ्रेम पता लगता है। और फिर एक सर्टेन टाइम फ्रेम हम प्रिडिक्ट करते हैं कि जब वो प्रोडक्ट जो होती है वो इतनी पुरानी हो गई होती है, इट हैज़ कम टू इट्स यूजफुल लाइफ, कि उसमें वेयर आउट फेलियर्स होना शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड बाथटब कर्व। अच्छा, अब इसका कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है रिलायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से? बिकॉज एज वी सेड के रिलायबिलिटी इज प्रिडिक्शन ऑफ क्वालिटी एंड फेलियर्स ओवर टाइम फ्रेम। तो अगले हम कुछ टूल्स देखेंगे कि हाउ वी कैन प्रिडिक्ट a reliability of a product through this bathtub curve basically. So this is I just want to give the concept, क्योंकि again I'm not going into too much details कि इसको plot कैसे करते हैं और क्या बाकी techniques हैं, but just to give a flavor of it कि कौन से tools हैं जो कि हम use करते हैं और terminology। अच्छा, अब इसके साथ एक और टर्म यूज होती है लाइफ साइकिल कॉस्ट, या LCC या LCCA, लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस। इसमें ये है कि एक होती है कॉस्ट कि आपने एक एसेट ले लिया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दी, आपने एसेट ले लिया, लेकिन उस एसेट को ओवर द टाइम फ्रेम ऑफ इट्स लाइफ मेंटेन करने की और उसको यूजेबल कंडीशन में लाने की कॉस्ट क्या होगी, दैट इज मोर क्रिटिकल। कभी कभी इसको टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, TCO के नाम से भी कहते हैं, या लाइफ साइकिल कॉस्ट कहते हैं। सो आजकल जो ट्रेंड है, मे बी के कुछ अर्सा पहले तक ये ट्रेंड था कि हम ले लेते थे और हम इस पर्सपेक्टिव में नहीं सोचते थे कि व्हाट विल बी द लाइफ साइकिल कॉस्ट। लेकिन आजकल जो बड़ी कंपनीज हैं, दे एक्चुअली गो फॉर द लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस। तो लाइफ साइकिल कॉस्ट वेरी करेगी, क्योंकि आपके जो इन्फेंसी फेलियर्स हैं, जो इनिशियल फेलियर्स हैं, वो कितना आपको कॉस्ट करेंगे, आपके जो नॉर्मल फेलियर रेट है, जो लाइफ साइकिल, वो कितना करेगा, और फिर आपका जो वेयर आउट है और उसकी ऑब्सोलेसेंस मैनेजमेंट है, वो कैसे हम करेंगे। तो दैट इज अनदर टर्मिनोलॉजी जो कि रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा यूज होती है फ्रॉम अ मैनेजमेंट परस्पेक्टिव। मुझे बता दीजिएगा अगर मैं बहुत तेज़ जा रहा हूँ या बहुत आहिस्ता जा रहा हूँ, तो मतलब एनीथिंग। अच्छा, अब रिलायबिलिटी को हम मेजर कैसे कर सकते हैं? तो रिलायबिलिटी की मेजरमेंट का जो फैक्टर्स हैं, जो जनरल टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, वो मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, दैट्स अ की वन जो आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। अब इसको टाइम को वो MDB डेज में भी मेजर कर सकते हैं या आवर्स में, व्हाटएवर, बट बेसिकली इट्स मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स। और ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, दैट्स काइंड ऑफ, आई एम नॉट गोइंग थ्रू द डेफिनेशंस, मैं डेफिनेशंस में उसको नहीं एक्सप्लेन करूंगा। आपकी एक प्रोडक्ट है, वो सही काम कर रही है, फिर एक टाइम आएगा जब उसका फेलियर हो जाएगा, आप उसको डायग्नोज करेंगे, उसको डिटेक्शन में एक टाइम लगता है, उसको फिर आप रिपेयर करेंगे। तो ये जो डायग्नोस वाला टाइम है, दैट इज MTTD, मीन टाइम टू डिटेक्ट और मीन टाइम टू डायग्नोज। जो आपका रिपेयर टाइम है, जितना टाइम आपने करना है, मीन टाइम टू रिपेयर, उसके बाद आप उसको वापस कमीशन करेंगे, देन इट विल बी अ करेक्ट बिहेवियर अंटिल द सेकंड फेलियर हैपन। तो ये MTBF जो सा नंबर है, ये काउंट होता है बिटवीन फर्स्ट फेलियर टू द सेकंड फेलियर, बेसिकली कि आपकी जो भी प्रोडक्ट है, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल कि आपकी एक कार है, उसको आप एक फेलियर हुआ है, उसका रेडिएटर ख़राब हो गया है। अब अगला फेलियर ज़रूरी नहीं है कि रेडिएटर ही ख़राब हो, अगला फेलियर इंजन, ट्रांसमिशन, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस टाइम के दरमियान जो है, दैट इज़ योर MTBF। वो वेरी करेगा, वो अगर होंडा होगी, टोयोटा होगी, फोर्ड होगी, सुजुकी होगी या कोई और होगी, तो दैट विल वेरी। सो दैट डिटरमिन्स द रिलायबिलिटी ऑफ दैट सिस्टम बेसिकली। अच्छा, अब इसको हम मीनिंगफुल वर्ड में कैसे लेकर आते हैं? एक के अवेलेबिलिटी परसेंटेज, जो मतलब मेरी अभी जो डिस्कशंस होती हैं एज अ रिलायबिलिटी प्रोफेशनल, तो हमारे कस्टमर्स कहते हैं अवेलेबिलिटी परसेंटेज मुझे चाहिए। तो ये जो सारे मेट्रिक्स हैं, दे ट्रांसलेट इनटू एन अवेलेबिलिटी, कि एक्चुअल आपका जो सिस्टम है वो कितने टाइम और परसेंटेज के लिए अवेलेबल है। तो दैट अवेलेबिलिटी इज एक्चुअली व्हाट द कस्टमर इज लुकिंग फॉर, कि आपका मीन टाइम बिटवीन फेलियर अगर आपने रिड्यूस किया हुआ है,
तो सॉरी मीन टाइम बिटवीन फेलियर आपका ज़्यादा है तो आपकी अवेलेबिलिटी बेहतर होगी. तो समटाइम्स reliability, availability kind of they go hand in hand in that regard. So that's why I want to introduce के ये आपको ज़रा एक introduction हो जाए. Is everything okay so far? अभी तक कोई मसला तो नहीं आ रहा? सब लोग सही हैं? जी बिल्कुल, सुभान साहब बिल्कुल ठीक चल रहा है. अच्छा. चले मैं just wanted to check के reliability of IT और teams की reliability सही है इस वक्त, just to check on that. अच्छा, एक और टूल मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा था, अगर आपने नाम सुना हो, वेबल एनालिसिस. तो वेबल इज़ एक्चुअली अ टूल. काफ़ी जो सॉफ्टवेयर हमारे रेगुलर स्टैटिस्टिक्स के सॉफ्टवेयर हैं, मिनिटैब, मैटलैब और एक्सेल वगैरह में, सो दिस इज़ एक्चुअली अ डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस जो कि आपको हेल्प करता है टू प्रिडिक्ट द लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट. तो इसमें ये होता है कि अगेन द स्टेप्स आर, इफ यू आर डूइंग अ वायबल एनालिसिस, और हम लोग यूज करते हैं रिलायबिलिटी प्रेडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाउ गुड इज द रिलायबिलिटी. सो दिस इज वन ऑफ द मेन टूल. अगर आप किसी से रिलायबिलिटी के बारे में डिस्कशन करने जाएंगे और या एनालिसिस करेंगे, तो सो दिस विल बी वन ऑफ द टूल्स कि अगर वो लोग यूज कर रहे हैं तो देन यू कैन थिंक थ्रू के यार काम सही हुआ है, मतलब दे हैव थॉट थ्रू इट. अब इसमें होता क्या है, you gather the life data of the product. Basically अगर आप as a analyst काम कर रहे हैं to predict and analyze the life of a product, then you select a different lifetime distribution जो कि आजकल modeling tools जो हैं हमारे available सारे, and estimate करते हैं आप उनके parameters के कि आपकी distribution fit कैसे होगी, और and then you generate an estimate of the life characteristics. अब generally मतलब नॉट एवरीबडी यूजेस वायबल एनालिसिस. लाइक मैंने यूज किया था बहुत अर्सा पहले. नाउ आजकल आई एम इन अ रोल वेयर एक्चुअली द इंजीनियरिंग टीम्स गिव मी दिस डाटा, सो आई एम नॉट एक्टिवली यूजिंग इट. लेकिन इट इज़ अ वेरी गुड टूल, क्योंकि हमें कई दफ़ा कस्टमर को बताना होता है. कस्टमर का क्वेश्चन ये होता है कि इसकी रिलायबिलिटी कितनी है, आपकी क्या प्रेडिक्शन है कि आपके पास जो हिस्टोरिकल डाटा है उसकी बेसिस पे आगे क्या फेलियर आपको नजर आ रहा है, क्योंकि उसके बेसिस पे फिर हम कुछ एक्शंस ले सकते हैं प्रोएक्टिवली टू प्रिवेंट ऑल दोज थिंग्स. तो इस हिसाब से वेबल इज़ अ वेरी पावरफुल टूल जो कि काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, और इंजीनियरिंग टीम्स और जो एनालिटिक्स की टीम्स हैं, आई मीन इट इज़ वन ऑफ देयर बेस्ट टूल. तो अगर आपने कोई रिलायबिलिटी सिस्टम, जिसकी हम आगे बात करेंगे कि आप रिलायबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे करेंगे, तो दिस विल बी वन ऑफ द key elements in when you are implementing a reliability system. अच्छा, एक और टर्म मैं इंट्रोड्यूस आपको कराना चाहता हूँ. इट्स कॉल्ड फ्रैकस. तो फ्रैकस बेसिकली stands for failure reporting analysis and corrective action system. Failure modes, FMEAs, I think most of जो यहाँ पर आए हैं अगर आपने सुना हुआ है failure modes analysis, ये बेसिकली it is defined as a system जहाँ पे आप एक क्लोज लूप फीडबैक सिस्टम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. अच्छा, आया कहाँ से था? रिलायबिलिटी ओवरऑल बेसिकली जो फील्ड है वो डिराइव हुई है सिस्टम्स इंजीनियरिंग से, और सिस्टम्स इंजीनियरिंग आया है ज़्यादातर क्रिटिकल एप्लीकेशंस, डिफेंस एप्लीकेशंस, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, पावर सिस्टम्स. तो ये जो क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं, ये वहाँ से ये रिलायबिलिटी और सिस्टम्स इंजीनियरिंग एक्चुअली इवॉल्व हुई है. तो फ्रैकस का जो सिस्टम है ये डिफेंस और एरोस्पेस से आया था. बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट उन्होंने इसको मैच्योर किया बेसिकली रिलायबिलिटी के एस्पेक्ट से, और इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी हुई है लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, क्योंकि इट इज़ काइंड ऑफ अ सिस्टम इन इट्स ओन कि आप अपने जो भी आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसमें एक टूल्स डेवलप करेंगे. आपका एक पूरा सिस्टम और प्रोसेस होगा कि आपने फेलियर मोड्स को कैसे डिटेक्ट करना है, आपने उसको रिपोर्ट कैसे करना है बेसिकली, और फिर उसके बाद आपने उसको एनालाइज करके उसका रूट कॉज एनालिसिस और उसकी फीडबैक और उसके करेक्टिव एक्शन कैसे करने हैं. तो जनरली स्पीकिंग अगर मैं इसको QMS और ISO की टर्मिनोलॉजी में करूं तो ये होता है, लेकिन रिलायबिलिटी पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से
फ्रैकस इज अ वेरी डिफाइंड सिस्टम कि आपका फेलियर्स जो हैं, क्योंकि QMS और ISO में तो आपको कस्टमर फीडबैक और कई चीज़ें आ रही होती हैं, लेकिन दिस इज़ मेनली फोकस्ड ऑन फेलियर रिपोर्टिंग, क्योंकि जब तक आपके फेलियर्स रिपोर्ट नहीं हो रहे और आपका लूप क्लोज नहीं हो रहा कि आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट साइकिल क्लोज नहीं हो रहा, तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी मच फोकस्ड फ्रॉम अ रिलायबिलिटी परस्पेक्टिव। तो इसमें मैं आपको एग्जांपल्स आगे बताऊंगा कि मेरे जो एक्सपीरियंस में हम लोग जब लॉन्च करते हैं नई प्रोडक्ट्स, तो हमारे पास सिस्टम्स हैं अवेलेबल जिन कंपनीज के साथ मैंने काम किया हुआ है, वेयर वी रिकॉर्ड इट एंड वी हैव अ वेरी गुड ट्रैकिंग मैकेनिज्म सिस्टम विद सम क्रिटिकल टाइमलाइंस के हमें ये नहीं है कि अगर फेलियर लॉग कर दिया है तो फिर उसको कोई 4 महीने तक कोई देखे ही नहीं उसको, क्योंकि टाइमलीनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस होल सिनेरियो। तो ये फ्रैकस हो गया। एक लास्ट टूल प्रॉब्ली मैं मेंशन करना चाहूँगा, आई डू नॉट नो आप लोगों में से किसी ने यूज़ किया है या नाम सुना हुआ है इसका। बेसिकली एक मिनट मैं ज़रा इसको दोबारा से, इट्स कॉल्ड एक्सेलरेटेड लाइफ टेस्टिंग। सो एक्सेलरेटेड लाइफ टेस्टिंग एक्चुअली उसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि आपने जो फेलियर मोड्स हैं उनको आप समहाउ यू वांट टू डिटेक्ट देम अर्ली। तो एक्सेलरेटेड टेस्टिंग होती ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट को इंटेंशनली फेल करते हैं, you basically destruct the product, you do a destructive testing. halt is a most of the time it's a destructive testing. आप एक प्रोटोटाइप बनाएंगे और आप उसको उसकी जो डिज़ाइन पैरामीटर्स की मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक उसको टेस्ट करके लेके जाएंगे, ताकि आपको उसके जो मार्जिन हैं, डिज़ाइन मार्जिन, स्ट्रेस मार्जिन और आपको लाइफ मार्जिन, वो आपको पता करें। आप बजाय इसके कि आप वेट करें कि 10 साल बाद आपकी प्रोडक्ट कैसे फेल होगी, आप उस लाइफ साइकिल को एक्सेलरेट कर रहे हैं। और एक्सेलरेट आप डिफरेंट फैक्टर्स कर रहे हैं, वही जो हमने शुरू में मेंशन किए थे कि रिलायबिलिटी की डेफिनेशन में कि डिफरेंट आपके जो हैं टेम्परेचर है, आपके स्ट्रेस है, वाइब्रेशंस हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, तो वो आपके पास एक्चुअली चेंबर्स होते हैं, ऐसे टेस्ट सेल्स होते हैं जिसमें हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। इसमें जनरली हार्डवेयर होता है। ये एग्जांपल्स जो नीचे दी हुई हैं एक्चुअली इस तरह का एक चेंबर होता है, स्पेसिफाइड हमारी लैब्स होती हैं जो कि मैंने यूज़ की हुई हैं अपनी टीम्स के साथ, जिसमें हम पूरे का पूरा सिस्टम, फंक्शनल सिस्टम उसको इनेबल करते हैं और फिर उसके ऊपर हम कंटिन्यूस बेसिकली वाइब्रेशन टेस्टिंग, हाइट और लो टेम्परेचर टेस्टिंग, तो ये सारे क्राइटेरिया जो हैं इसके अगेंस्ट हम उसको तब तक चलाते रहते हैं जब तक सिस्टम फेल नहीं हो जाता। हमारा पर्पस क्या होता है? हमारा पर्पस होता है कि सिस्टम को फेल करना है, ताकि हमें पता लगे कि कहाँ तक इसकी लाइफ है, कहाँ तक ये चल सकता है। तो दैट्स halt एक है हाईली एक्सेलरेटेड लाइफ टेस्ट, हैश है हाईली एक्सेलरेटेड स्ट्रेस ट्रेनिंग। HAS में मैंने I do not have too much experience, but halt is where my teams have used it, or we have some very good products. अब उसका हमें आउटकम क्या मिला? आउटकम हमें ये मिला है कि we have a very reliable product. जब हमने लॉन्च की तो we already know कि इसके फेलियर मोड्स क्या हैं और किस किस्म के हैं, तो we were already kind of very well equipped कि कल को अगर फेलियर होता है तो we know how to handle it as well. So basically, it's a reliability improvement method. Any question? Any questions? Everything is good so far. सबको? So sir, everything is going well. और जैसे ही कोई क्वेश्चन आएंगे मैं नोट कर लूंगा, जब आपका कंप्लीट होगा तो एट द एंड ऑफ द सेशन फिर हम उसको जो है ना कर देंगे। ठीक है। नहीं, मैं I just want to check के मतलब everything is going well. Sometimes reliability of these systems can go. So बिल्कुल ठीक। तो ये so my purpose for the previous talk was just to give you a little bit of a flavor of different reliability engineering और management की techniques जो हम use करते हैं, tools करते हैं। अब हम जाएंगे थोड़ा सा जो क्लासिकल केस स्टडीज मैंने भी एक्सपीरियंस किए हैं कुछ, और कुछ मतलब जो क्लासिकल रिलायबिलिटी इश्यूज और केस स्टडीज रियल लाइफ की हैं। तो फर्स्ट वन मैंने आपको बताया था कि 2014 में आई मूव टू ऑयल एंड गैस। सो ऑयल एंड गैस में एक उस टाइम फ्रेम आई मूव्ड इन 2014, लेकिन 2010 में
एक्चुअली गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था जो कि कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट ऑयल एंड गैस डिजास्टर. इट्स कॉल्ड डीप वाटर हॉराइजन. डीप वाटर हॉराइजन क्या है? ये एक बेसिकली एक रिग होती है, ऑयल रिग है, जो कि डीप वाटर में जाके, ओशन में जाके वो ऑयल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स. तो मेरी जो कंपनी है, जिस बेकर ह्यूज और जी ऑयल एंड गैस, सो वी आर वन ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ये ब्लो आउट प्रिवेंटर, जो कि एक फेल सेफ मैकेनिज्म है, जो अगर कोई इंसिडेंट होता है इसमें, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है. तो दैट इज़ वन ऑफ माई प्रोडक्ट जिसको मैं मैनेज कर रहा था फ्रॉम अ क्वालिटी एंड कंप्लायंस परस्पेक्टिव इन 2014. तो पर्सपेक्टिव ये था कि एक्चुअली व्हेन आई वाज हायर्ड इनटू दिस रोल, मुझे एक्चुअली उन्होंने जो मेरी हायरिंग मैनेजर थे, उन्होंने कहा कि आई वांट यू टू गो एंड सी द वीडियो ऑफ दिस डिजास्टर बिफोर यू कम एंड जॉइन अस. तो मैंने ये पूरी मूवी, इस पे एक मूवी भी बनी हुई है डीप वाटर हॉराइजन पे, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थिंग इज के दिस वाज सपोज्ड टू बी अ वेरी वेल equipped reliable system. इसमें अगर आप सिस्टम को स्टडी करें, डीप वाटर रिग जो सी होती है, उसमें रिडंडेंसी बहुत बिल्ट इन होती है. रिडंडेंसी इज अ की एलिमेंट जिससे आप अपनी रिलायबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हुआ क्या कि वो रिडंडेंसी फेल हो गई. देयर वर सम ह्यूमन एरर्स, देयर वर सम इश्यूज विद मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट, और उसकी वजह से ये डिजास्टर क्रिएट हुआ. और उसकी कॉस्ट क्या थी? हम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, वो सारा कुछ तो हम सुनते ही रहते हैं, बट कॉस्ट ऑफ रिलायबिलिटी जो BP और ट्रांसओशन और बाकी, दैट वाज अबाउट $71 बिलियन ओवर 10 years. तो पॉइंट जो मेरा एक कन्वे करने का है वो ये है कि हम क्वालिटी को तो मैनेज कर लेते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी कि जी ये जो हमारी प्रोडक्ट है ये मैन्युफैक्चरिंग के बाद मतलब जब जाएगी, कस्टमर एक्सेप्ट करेगा, कोई वारंटी क्लेम्स वगैरह हम डील कर लेंगे और कुछ आगे पीछे हम निगोशिएशंस कर सकते हैं. लेकिन जो रिलायबिलिटी है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है कि दैट हैज़ मच मोर ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेस. ये वो जो डिजास्टर है, दिस इज गोइंग टू स्टे इन द हिस्ट्री बुक्स एज इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट था वो तो डेफिनेटली काफ़ी था, लेकिन इसका जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट था वो भी अभी चल रहा है और चलता रहेगा कुछ अरसे तक, बिकॉज इट वाज सच अ बिग ह्यूज थिंग. और रीजन अगेन गोइंग बैक टू द फ्रैकस लूप, या अगर हम रूट कॉज एनालिसिस करें, उसमें यही था कि उसमें कुछ ह्यूमन फैक्टर्स से, मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हुई हुई थी, उसकी वजह से जो आपके फेल सेफ मैकेनिज्म से वो काम नहीं किया. ये जो स्नैपशॉट है, ये एक्चुअली आई टुक इट फ्रॉम one of the companies. They did actually a root cause analysis on this thing from a reliability perspective. उसका reference अभी नीचे दिया हुआ है, मैं you can go and check on that. लेकिन I found it very interesting कि उन्होंने बड़ा methodological way reliability के जो एक method से के through के जी ये हुआ और ये नहीं होना चाहिए था, and these were the solutions for going forward. तो basically वो जो fracas loop है उसको उन्होंने complete किया है ताकि इसको बेहतर किया जाए गोइंग फॉरवर्ड. तो रिलायबिलिटी की जो एग्जांपल्स आपको मिलेंगी, एक और नेक्स्ट जो आ रही है, वो भी यही मिलेंगी कि they are catastrophic. When it happens, it's catastrophic. और एज अ रिलायबिलिटी मैनेजर, एज अ रिलायबिलिटी इंजीनियर, हमारा रोल ये होना चाहिए कि हाउ टू प्रिवेंट इट. वो तो ऑयल एंड गैस की एक एग्जांपल थी. एरोस्पेस वही मैं कह रहा हूँ कि these are certain industries which are very focused, जिन्होंने एक्चुअली रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की एवोल्यूशन में काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले किया है. सो एरोस्पेस इज वन ऑफ देम. लेकिन एरोस्पेस का जो डार्क डे काउंट होता है वो होता है जो स्पेस शटल चैलेंजर का डिजास्टर हुआ था 1986 में. और उसके बाद सो ये Challenger program was going well, और basically space shuttle program was a hallmark कि जी बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है. लेकिन 1986 there was some lapse. क्या हुआ था
कि उनके जो सॉलिड रॉकेट मोटर के जो ओ रिंग्स से, इसके मल्टीपल कॉजेज हैं, इसका भी रूट कॉज एनालिसिस अवेलेबल है ये इस वेबसाइट पे, जो लिंक है। रूट कॉज क्या था, मल्टीपल रूट कॉजेज थे। एक तो ये कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स थे उसमें, नंबर 2 ये था कि there was some redundancy that was not verified correctly at the end for O-rings. अब बात ये होती है कि reliability can be improved across the system, वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा component जो आप समझ रहे होते हैं कि it may not be that much impactful, that can also cause the whole thing. तो इस केस में नासा को $3.2 बिलियन का काइंड ऑफ ओवरऑल उनके जो एसेट्स और वो सारा लॉस हुआ था, लेकिन जो ज़्यादा एक नुकसान हुआ था नासा को वो ये था कि उनका प्रोग्राम कई महीनों के लिए बेसिकली इट वाज स्टॉप्ड, और उसका जो एक ब्रांड और एक जो इमेज का जो नुकसान हुआ है वो अभी तक चल रहा है काइंड ऑफ। उसकी वजह से वो फिर प्राइवेट सेक्टर स्पेस टेक्नोलॉजीज एंटर हो गए और वो सारा कुछ हो गया। लेकिन इस केस स्टडी को आप लोगों से शेयर करने का पॉइंट ये है कि कभी कभी आप बहुत अच्छी रिलायबिलिटी सिस्टम में भी कुछ छोटा सा पार्ट और कुछ ऐसा इशू आ सकता है, और उसको प्रिवेंट करना ही एक्चुअल रिलायबिलिटी मैनेजमेंट है, जिसकी वजह से आप बेसिकली आपका पूरा प्रोग्राम जेपरडाइज हो जाता है। तो अगे हम लोग जब व्हेन आई वाज स्टडीइंग यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में, तो एक्चुअली ये वाली केस स्टडी वाज अ क्लासिकल रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग केस स्टडी, जो कि हमने स्टडी की थी कि इसके चैलेंजेस क्या थे और व्हाई इट हैपेंड एंड व्हाट आर द रिलायबिलिटी प्रैक्टिसेस दैट should have been done or could have been done better over the time frame. So I'm just sharing it as one of the lessons learned from the history के कैसे एयरोस्पेस का होता है। अच्छा, तीसरा एक और जो आजकल I do not know if anyone is following, data centers are now the critical part of critical infrastructure. तो अभी रिसेंटली कुछ मेरी डिस्कशंस हुई हैं गूगल और एक दो और अमेज़ॉन के जो रिलायबिलिटी एक्सपर्ट्स और क्वालिटी एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ हमारी कुछ जॉइंट बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग्स भी हुई थी। तो डाटा सेंटर्स रिलायबिलिटी इज़ इमर्जिंग फील्ड एक्चुअली। उसमें होता ये है कि जो हमारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आपने देखा ऑयल एंड गैस और एरोस्पेस की जो हैं, उनके जो लर्निंग्स हैं, data center is a new infrastructure, so that is still evolving. मतलब data centers, क्योंकि जो हम टेक्नोलॉजी और डिजिटल वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हैं, तो बेसिकली सारा डाटा जाके तो डाटा सेंटर में जा रहा है, और डाटा सेंटर इज a lot of hardware based basically. So there is a lot of reliability techniques that are being used in data center applications. तो उसमें अगेन कॉस्ट ऑफ रिलायबिलिटी एक फैक्टर आता है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रिलायबिलिटी। जो ऑयल एंड गैस की रिलायबिलिटी थी, वो अगर मैं आपको जो पीक डेज थे उसमें काउंट करूं तो इट वाज अबाउट $1 million अ डे अगर आपका सिस्टम डाउन है। डाटा सेंटर के केस में एक्चुअली इट इज मच 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 हायर। एक एस्टिमेट हुआ था 2016 में कि अगर डाटा सेंटर आपका डाउन जाता है, एसेट इज नॉट अवेलेबल, इट्स नॉट रिलायबल, तो योर एवरेज कॉस्ट फॉर एन अनप्लान्ड आउटेज इज अबाउट $9,000 पर मिनट। अब आप उसको ट्रांसलेट कर लें, अभी लेटेस्ट फेसबुक का जब आउटेज हुई है अक्टूबर 2021 में, जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक और जो बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सो इट वाज अ डिसरप्शन ऑफ द नेटवर्क, लेकिन उसके बैक में it's a reliability issue basically. तो I just wanted to highlight कि reliability खाली एक traditional assets पे नहीं है, reliability also is now getting into the digital transformation stage. Microsoft का एक उनका Dublin का जो data center है, that according to this one report in 2018, it went down and that caused a lot of pain for their customers and a lot of loss of revenue and all the image building as well. Amazon का भी initially उनके जो जब उन्होंने launch किया था Amazon Day, तो उनके भी काफ़ी failures हुए थे, लेकिन over the time frame again they have dedicated reliability teams जो कि इस fracas loop के through basically उसको mitigate करती हैं. So just wanted to give you another data sample के not just the core industrial segments of the industry, but the digital side also
is using the reliability management tools and reliability engineering techniques. अच्छा जी, तो ये तो हमारे थोड़ा ग्लोबल पर्सपेक्टिव था। तो वो जो मैंने बात की थी कि बीइंग फ्रॉम पाकिस्तान है और हम लोग सारे PIQC प्लेटफॉर्म के थ्रू हैं, तो व्हाट इज द पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव ऑन रिलायबिलिटी मैनेजमेंट? सो दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ माय पर्सपेक्टिव, मतलब इट मे नॉट बी ऑल एक्यूरेट और नॉट। तो मैं जब अगर वही टेक्निक्स जो मैंने चैलेंजर और डीप वाटर होराइजन के पॉइंट ऑफ व्यू से किए हैं, तो आई स्टार्टेड थिंकिंग के व्हाट आर द क्रिटिकल एसेट्स एंड व्हाट आर द क्रिटिकल डिजास्टर्स दैट पाकिस्तान हैज फेस्ड। तो उसमें जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया था 1988, आई वाज एक्चुअली इन रावलपिंडी एट दिस टाइम, आई एक्सपीरियंस दिस। सो दिस वाज अ क्रिटिकल एसेट। I call Ojri camp at that time was a very critical asset from a defense perspective. But there was something that happened on April 10th, 1988. And the cost of reliability in this case definitely उस monetary value तो अभी नहीं है, वो भी होगी शायद कहीं पे किसी ने analyze की हो, लेकिन एक estimate के मुताबिक more than 4,000 people died and injured in that disaster. अब if you do a little bit more research, I have some literature I did a little bit. उसका cause जो है वो अभी तक determine नहीं हो चुका, मतलब बहुत कोई clear हमने उसमें fracas और root cause analysis शायद नहीं किया at a nation level. लेकिन एक जो factor काफ़ी दफ़ा जो reports में आया वो human reliability factor है कि जी वो एक trucks park हुए थे, उसकी parking सही नहीं हुई, it hit it and all that kind of. So there is a human reliability aspect that was part of the disaster which is being contributed. अब मजे की बात यह कि actually human reliability is a field within the reliability management, and we will discuss a little bit, we will touch it a little bit. So it could be mitigated, it can be mitigated. लेकिन point मेरा ये है कि I just wanted to give you कि reliability का aspect पाकिस्तानी जो environment है पाकिस्तान के perspective में, what is the cost of reliability of not keeping our infrastructure up to date, and how to mitigate these reliability factors. तो एक तो ये था। दूसरा, अगर हम एविएशन साइड पे जाएं और एरोस्पेस से कनेक्ट करें, तो आई डू नॉट नो आप लोगों में से किसी ने सिविल एविएशन अथॉरिटी का जो AAIB है, उनका जो NTSB के इक्विवेलेंट है, उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स अगर आप जाके देखें तो you'll find some good reliability examples in there. अभी रिसेंटली 2020 में एयरबस A320 का जो कराची PK 8303 का हुआ है, there was a lot of social media, a lot of reports that was actually attributed towards human reliability failure as well, because pilot didn't follow the SOPs and all that stuff. It is part of the reliability management, क्योंकि अगर आप SOPs को follow नहीं कर रहे, आप अपने जो maintenance और prevention वाले हैं, so these are all part of all these things. लेकिन that is 2020 का जो crash था, that is not the only one. If you look at the history of PIA and some other airlines, private airlines, there were a lot of other factors as well. ये basically जो I just highlighted, I read 3 major reports जो 3 critical disaster हुए थे। एक तो कराची की preliminary report है, उसकी अभी final report नहीं उन्होंने post की। दूसरा जो ATR का एक crash हुआ था हवेलियां के नज़दीक, और तीसरा जो एक और प्लेन था जो आफ्टर टैक्सी उसको किया था। तो उसमें आपको 3 रूट कॉजेज नजर आएंगे। 2 of them were basically ह्यूमन रिलेटेड, लेकिन जो थर्ड वन था प्रैट एंड विटनी कनाडा वाला, जो कि प्रोपेलर इंजन हवेलियां का इंसिडेंट था, that actually has some findings जिसमें आपको पता लगता है कि asset was not maintained properly and there were some things that could have been prevented. Not saying कि human errors को भी prevent किया जा सकता है, absolutely it could be preventable to certain level for sure, लेकिन these are some of the areas where we can apply जो हमने पहले अभी reliability management techniques की हैं, how we can prevent these catastrophic costs of reliability. Basically जो मेरा estimate है, there is no exact figure, but more than 500 people have died in last couple of years between PIA, JetBlue और इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। और ब्रांडिंग का एस्पेक्ट जो मैंने पहले कहा था कि वो ट्रांसओशन और डीप वाटर होराइजन और नासा का, तो PIA हैज़
very negative brand right now, I guess, because it is being banned for being unsafe and unreliable. और उसका भी जो वो pilot scandal licensing का है, that is also kind of contributing to that. So just wanted to give you a different perspective of how to look at things, you know, from a systems perspective, from a reliability perspective, on everyday news reports और हमारे जो daily causes आते हैं. Last but not least, ये slide actually I was thinking about should I put it in global perspective or this one, so I put it up here. So reliability, as we said, के asset reliability, critical infrastructure reliability, उसके point of view से हमारी जो electricity grids हैं, they are very critical infrastructure. तो इसकी reliability पे काफ़ी actually हमें काफ़ी studies मिल जाएंगी. और जब मैं reliability engineering को study कर रहा था तो उस ज़माने में 2005 में एक Lake Erie loop में हमारा grid failure हुआ था. तो that was one of our case study as well, जिसको हमने study किया था. लेकिन वो पुरानी बात है. Recently 2021 एक हमारा January 10th को पाकिस्तान में हुआ था, national grid plunged. That was considered as one of the widespread power shutdown. Uski initial report, again, I'm not into the loop, but it was caused by some power plant shutdown, going back to the same factor, okay, grid reliability is not there. So something to think about it, okay, how we can predict the failure and how we can improve our failure rate basically going forward. अब जो right side है वो जहाँ मैं बैठा हूँ आजकल टेक्सास, again we have a problem as well. हमारा अभी recently February में एक winter storm आया था जिसकी वजह से काफ़ी हम सफ़र किए थे काफ़ी दिनों के लिए. And I was surprised to see कि overall जो count है, there was about 210 people were directly or indirectly impacted and died because of that. लेकिन जो टेक्सास का power failure था वो actually it was, I'm taking in a different direction to my original definition कि it was actually an extreme winter event. तो हुआ ये था कि जो टेक्सास की power grid है that was not reliable enough to sustain that extreme weather. तो अब हो ये रहा है कि due to climate change, global climate change, that climate change is actually inducing more reliability failures. And being into this event, मतलब I have some examples in my current role कि हमारी कुछ जो assets हैं उनकी reliability को अब हम climate के perspective में ज़्यादा देख रहे हैं as compared to के उसकी design और बाकी जो perspective हैं, क्योंकि the climate change is और उसके जो extremes हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं over the time frame. उसकी frequency भी बढ़ रही है और उसकी intensity भी बढ़ रही है. तो going forward अगर आप reliability management role में हैं या reliability maintenance और engineering role में हैं तो climate impact will be a critical thing to consider as a factor. So that is something that we all need to kind of keep in back of our minds as a lesson learned, I guess, from all these key disasters. Okay, so हमने reliability की terms के बारे में बात कर ली, हमने कुछ case studies को discuss कर लिया. अब natural question next ये आता है कि हम systems reliability improve कैसे कर सकते हैं. अच्छा, मैं यहाँ पे term use कर रहा हूँ systems reliability, अभी तक मैंने use नहीं की थी पहले. तो reliability engineering और management actually जो term है वो निकली है वो systems engineering से हुई है. और systems engineering का concept ये है कि you think whatever you're trying to solve as a problem or system, it is a system. So आपको उसमें design for reliability is one area जो कि आप design और engineering side पे लेके जाते हैं. So अगर आपने design की भी अपने original design process में आपने consider किया हुआ है कि आपने proper reliability allocation की है, आपने अपने reliability modeling और fault tree analysis properly किए हैं, and plus accelerated life testing. So that gives you the design side of the equation. अगर आप में से कोई engineers हैं और जो designing side पर हैं, so that's one area. Again, ये 4 boxes हैं, they are different. You will see कि इनका everybody has a different thing. Preventive maintenance. So preventive maintenance is actually
मोर क्रिटिकल, हमारे हर एवरी एसेट एवरी सिस्टम हैज़ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, चाहे वो हमारी गाड़ी हो चाहे वो हमारी बॉडी हो। तो अगर आपका रिलायबिलिटी सेंटर्ड मेंटेनेंस प्रोग्राम है, मतलब उसको RCM भी कहते हैं, उसको रैम्स भी कहते हैं, तो दैट यू नीड टू मेक श्योर कि आपका जो मेंटेनेंस सिस्टम है वो चल चलाओ वाला नहीं है बेसिकली, कि जी ये हो गया वो हो गया, तो वो it has some data driven, it is based on some reliability goals, इसके आपके जो reliability allocations और system goals हैं उससे लिंक हो रहा है। और आपने ऐसा कुछ सिस्टम भी इंप्लीमेंट किया हुआ है कि आपको अर्ली फेलियर डिटेक्शन अगर हो जाती है, द अर्लियर यू कैन डिटेक्ट अ फेलियर दैट इज बेटर। बॉडी की एग्जांपल लेते हैं, हम लोग लाइफ में हम मतलब खाते पीते रहते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन हम अगर एनुअल चेकअप करने जाते हैं तो दैट्स एक्चुअली काइंड ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फॉर आवर बॉडीज, ताकि हमने जितनी भी लाइफ गुजारनी है 70 80 90 100 साल जितनी भी लिखी हुई है, तो वी कैन मेंटेन आवर लाइफ एज वेल। इफेक्टिव फ्रैक्चर सिस्टम, आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड अ लॉट के अगर आपका फेलियर को आप जीरो नहीं कर सकते, फेलियर को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। तो फेलियर होगा, लेकिन हाउ यू विल डील विद दैट फेलियर, दैट इज इन योर हैंड्स व्हेन यू आर डिजाइनिंग योर रिलायबिलिटी सिस्टम। तो उसमें आपका रिपोर्टिंग सिस्टम में कितना ऑनेस्ट है रिपोर्टिंग सिस्टम। कई ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली है मेरे एक्सपीरियंसेस में कि वो कहते हैं कि जी ये whatever stays at the rig, whatever happens at the rig stays at the rig kind of scenario. So you have to consider all those lessons sharing और उसको फिर implementation. Fourth factor, जहाँ पे I do not know आप लोगों में से कोई human resources में हैं, तो human reliability analysis actually it is in its own separate subject. We can discuss it later. I took some courses on that when I was doing my reliability management. But it has some cognitive and performance factor जो आपको consider करने पड़ते हैं। उसमें आपको human failure types और उनकी risk assessment, definitely training methods होते हैं, assessments होती हैं, how frequent, इसमें कुछ QMS के perspective भी आ जाते हैं, but there are certain HRA techniques जो कि methods हैं जिनमें आप human reliability जो impact है उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। उसमें कुछ पोकर योग्स होते हैं, आपकी स्टडीज होती हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू टू मच डिटेल, बट ह्यूमन रिलायबिलिटी एनालिसिस इज वन ऑफ द की फैक्टर्स जो कि जब आप सिस्टम्स इंजीनियरिंग लेवल पे देखते हैं तो वी हैव टू कंसिडर दैट बेसिकली। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये स्लाइड्स तो दिखा दी, लेकिन हाउ डू वी नो कि ये इम्प्लीमेंटेबल है कि नहीं है। तो दिस इज एक्चुअली अ प्रोजेक्ट जो कि मैंने अपने लाइफ बेकर ह्यूज में मेरा जब टाइम फ्रेम था तो वी डिड इट। तो वही जो आपको मैंने रिग पहले दिखाई थी जिसका हुआ था, दैट इज एक्चुअली वन ऑफ माय कस्टमर्स। तो हाउ डिड वी इम्प्लीमेंटेड इट? हमने इम्प्लीमेंट ऐसे किया था कि वही जो बात मैंने कही कि हम ट्रांजैक्शन सेल कर सकते हैं, लेकिन in this case we proposed our customers कि भाई आपका ये बहुत मेजर एसेट है, तो हम आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं, हम आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे 10 साल की, और 10 साल में हम आपको रिलायबिलिटी गारंटीज देंगे। तो आप हमें हमारा जो पेमेंट मेथड है वो रिलायबिलिटी गारंटीज पे डिपेंड करेगा कि कितना आपका एसेट अवेलेबल होगा, आप उसके हिसाब से हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और उसके हिसाब से आप हमें परफॉर्मेंस बेस्ड आप हमें पेमेंट्स करेंगे। तो इट वाज वेरी न्यू मॉडल फॉर ऑयल एंड गैस सेक्टर कि आप एक एसेट को इस फॉर्म में लेकर आ रहे हैं कि द OEM जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो आपको गारंटी दे रहा है 10 साल की कि हम आपका एसेट जो होता है उसको स्पिक एंड स्पैन कंडीशन में अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी गारंटीज के साथ करेंगे। सो just to give you a short story, this is actually a 10-year contract जो अभी भी चल रहा होगा शायद, but it was about $500 million. At that time it was 210, but later on we added more assets, so its impact was high. और जब हमने start किया था तो हमारी जो utilization थी वो 80% तक थी। जब when I was leaving it was above 96%. So मैं कहने का मतलब ये कि इट इज़ डूएबल, जो मैंने पिछली और हमने ये सारी जो आपको मैंने 4 बुलेट्स दिखाए हैं, वी एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड प्रीटी मच ईच वन ऑफ देम इन दिस एग्जांपल। और उसमें
it was not easy because there is a lot of inertia, new things and all that stuff, but it was very learning, and it was very rewarding experience for us and for the customer as well. एक और ट्रेंड में आपको जो हम बात कर रहे थे, अगेन बेकर ह्यूज की मैं एग्जांपल दूंगा, तो दे हैव एक्चुअली पार्टनरशिप विद an artificial intelligence company called C3. तो इस collaboration में actually one of my project was, this is a very generic slide, by the way, it's nothing proprietary, it's all kind of available. How we can reduce downtime and schedule maintenance time basically. तो इसमें हमने काम किया था कि how we can use the live data, वो जो हमारी वेबल एनालिसिस है, और उसकी बेसिस पे अगर हमारे पास कुछ AI algorithms और एनालिटिक्स हम उस पर लगाएं, then we can predict कि इसको maybe कि we are overdoing it. For example, we are overdoing the maintenance, we are overdoing a certain things. So एक एसेट था जिस पे मैंने प्रोजेक्ट पे काम किया था, बट दिस इज काइंड ऑफ द कॉन्सेप्ट के आप एक फेलियर को प्रिडिक्ट बेहतर तरीके से कर सकते हैं अगर आपके पास डाटा है और आपके पास AI की टूल किट है. तो बेसिकली दिस इज काइंड ऑफ द क्वालिटी 4.0 और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा एनालिटिक्स को कंबाइन करके हाउ कैन यू इम्प्रूव फर्दर ऑन योर रिलायबिलिटी प्रेडिक्शंस. तो दैट इज द की एलिमेंट, क्योंकि जितनी बेहतर आपकी रिलायबिलिटी प्रेडिक्शन होगी उतनी बेहतर आपकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होगी, उतनी बेहतर आपकी अनप्लान्ड मैनेजमेंट होगी बेसिकली. सो दिस इज अनदर एग्जांपल that we implemented it in it. So this is kind of the overall reliability stuff. I think I should be kind of wrapping up in a few minutes. So one aspect that I wanted to share is what are different careers in reliability management. So this is available. I took it from ASQ. मैंने University of Maryland से किया था. They have a very good reliability program. But if anybody wants to pursue reliability engineering, it's a professional. It's a very diverse profession. आपको कुछ एक analytics और एक आपको कुछ tools जो हमने discuss किए हैं वो आपको kind of करने पड़ेंगे. But there is a certification available at ASQ. और उन्होंने इसको काफ़ी अच्छा streamline किया हुआ है. You can take it, you can get it done. And these are some of the job functions or titles that you can apply. And as you can see के industry wide it's all over. एक industry जिसको मैंने check I wanted to discuss and I can discuss it is actually the healthcare industry also. उसमें भी काफ़ी reliability engineering के techniques use होती हैं. Similarly, finance may be actually there are a few things that we can use on there as well. So this is just a slide जो कि just to give you a value के reliability engineering, how that adds value to the company that you're going for if you want to pursue it as a career. A few other recommendations. ये 4 books मेरे पास पड़ी हुई हैं. I have it on my shelf. These are the 4 books that when I was learning about reliability engineering and management तो मैंने use की थी. So I can definitely recommend them for you अगर आपको आगे further जो topics discuss किए गए हैं उसके बारे में. This book is actually a good one. John Wong was my professor when I was doing reliability. He was the one who recommended me to University of Maryland as well. Pretty good. He's still practicing safety and reliability in different areas. और ये practical reliability engineering is also very good book from a practitioner standpoint. This is more of a theoretical. These 2 books are more theoretical side. When I was making this slide, I wanted to discuss a little bit more. So I think I'll stop it. But some food for thought for the next topics. अगर आपका interest है reliability engineering management में, तो आजकल एक और trend जो अभी आप देखेंगे वो supply chain reliability का है, क्योंकि supply chain is a critical asset. So supply chain reliability will be an upcoming topic in coming days. Systems engineering, systems thinking. I spent most of my GE career with systems engineering, so that is another thought process जो कि हम उस पर separate बात कर सकते हैं.
डिज़ाइन फॉर रिलायबिलिटी इज़ अनदर डीप डाउन टॉपिक. मैंने सिर्फ उसको थोड़ा सा टच किया है, लेकिन वी हैव एक्चुअली अ होल करिकुलम ऑफ डिज़ाइन फॉर रिलायबिलिटी. उसमें FMEAs, different techniques and all that stuff. RAMs is another one. If you want deep dive ke how to set up a RAM system, basically from a reliability, availability, maintenance and serviceability perspective. और लास्ट जो काइंड ऑफ एक मैं सोचता हूँ कि व्हाट एल्स वी कैन डू. देयर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्री एकेडमिक कोलैबोरेशन प्रोग्राम्स जो कि यहाँ पे सेटअप हुए हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड जिस तरह जी के साथ था, और जी और बाकी कंपनीज के साथ और भी हैं. सो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी. अगर अभी तक एटलीस्ट मुझे नहीं पता कि कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ने इसको रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट को एज अप्रोच करने की कोशिश की है. बट दैट इफ दैट हैपन्स, that could be another area that we can think about it, or if anybody else needs help, let me know as well. So that's about it. Thank आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया. If you have any further questions, ये मेरा email है, WhatsApp पे भी available हूँ. You can connect me over LinkedIn. Any questions or anything you want to consult on this regard. So with that, I will actually stop here, and I will give to Naeem. आप जी सुभान साहब, बहुत शुक्रिया जो आपने कंटेंट्स हमारे साथ डिस्कस किए. उसको मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, और मीनवाइल जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने क्वेश्चंस टेक्स्ट कर सकते हैं, जिन्हें फिर हम सुभान साहब के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे. तो सुभान साहब ने जो डिस्कशन स्टार्ट की उसमें सबसे पहले जो रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग है उसकी जो फंडामेंटल्स हैं, बेसिक्स हैं, और इसी तरह से जो आपकी बाथ टब कर्व है उसका जिक्र किया, जो कि मेनली 3 फेजेस को जो एक्सप्लेन करती है. अर्ली है, रूटीन है, और फिर इसी तरह से जो वियर आउट होते हैं इक्विपमेंट्स उसके बारे में किया. इसी तरह से फिर उन्होंने हाईली एक्सेलरेटेड लाइफ टेस्टिंग और स्ट्रेस स्क्रीनिंग के हवाले से बात की. जो डिफरेंस है मेन हॉल्ट में और हैश में, जब आप हॉल्ट की बात कर रहे होते हैं तो डिज़ाइन फेज के दौरान प्रोडक्ट में डिफरेंट फ्लॉज अपीयर होते हैं. सो उन फ्लॉज की आइडेंटिफिकेशन और रिमूवल का काम जो है वो हॉल्ट टेस्टिंग के जरिए किया जाता है. और इसी तरह से जब ये प्रोडक्ट आगे प्रोडक्शन में जाता है तो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान भी इसमें कुछ जो है वो प्रोसेस के फ्लॉज हो सकते हैं. सो उन प्रोसेस फ्लॉज की रेक्टिफिकेशन जो है उसकी स्टडी के लिए आपकी जो ये स्क्रीनिंग है उसके हवाले से जो है ना वो हम स्ट्रेस स्क्रीनिंग को जो है वो फोकस कर रहे होते हैं. इसी तरह से इस पूरे साइकिल को स्टडी करने के लिए फिर सुभान साहब ने एक सॉफ्टवेयर का जिक्र किया जो कि उनके अपने एक्सपीरियंस में रहा, और उन्होंने उस पर काफ़ी काम किया, दैट इज ट्रैकर्स, जो कि रिलायबिलिटी के हवाले से रूट कॉज एनालिसिस और फिर इसी तरह से उसके जो प्रोएक्टिव एक्शंस लिए गए और उसके पूरे लाइफ साइकिल को मैप अप करने के लिए. और फिर इसी तरह से अल्टीमेटली रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग का जो मेन फोकस है वो आपके मीन टाइम बिटवीन फेलियर को इंक्रीज करना है, ताकि जो अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट है वो आप उसको इंश्योर कर सकें. और पिछले जो हमारे सेमिनार्स होते रहे हैं उसमें आपने जैसे वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से भी सुना था. उसमें भी एक पिलर जो खास तौर पे इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी के और उसके कॉन्टेक्स्ट के हवाले से है, जो उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का या प्लांट मेंटेनेंस का पिलर है, वो खास तौर पे इन्हीं एरियाज को और इन्हीं परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को एड्रेस कर रहा होता है. तो इस तरह से ये कुछ की एलिमेंट्स थे जो कि आज की डिस्कशन में सुभान साहब ने हमारे साथ शेयर किए. और इसी तरह से अब कुछ क्वेश्चंस आप लोग जो करना चाहते हैं वो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, और वो फिर हम सुभान साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें उसके की जो आंसर है वो दें. थैंक यू नईम साहब, आपने आई थिंक यू समराइज्ड इट वेरी वेल. सर थैंक यू. सर एक क्वेश्चन अभी है एक पार्टिसिपेंट की तरफ से, चूंकि जो भी रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग का जैसे आपने भी अभी अपना जो प्रोफाइल अभी सारा शेयर किया, उस कॉन्टेक्स्ट में एक इंजीनियर को जो कि खास तौर पे इस टॉपिक के लिहाज से मैकेनिकल इंजीनियर्स बैकग्राउंड के साथ हैं, सो अगर वो रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग के प्रोफेशन को अडॉप्ट करना चाहते हैं, जैसे आपने कुछ अभी एकेडमिक साइड जो है शेयर किया, सो उस कॉन्टेक्स्ट में कोई बेहतर जो रूट है, पाथ है, उसको अगर आप थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक शेयर कर सकते हैं.
बिल्कुल बिल्कुल। तो स्पेसिफिकली जो इंजीनियरिंग है मेरी, एनी टाइप ऑफ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड कैन कम टू रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग। उसमें सजेशन ये होगी कि जो ये मैंने जो टेक्निक्स या मॉडलिंग टेक्निक्स हैं, इनके अगर उनको इफ़ दे कैन प्रैक्टिस लर्न, पहले तो थियोरेटिकल थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है, फिर अगर उसका कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इंडस्ट्री में मिल जाए तो दैट विल enable them to go for that। और जो इंडस्ट्री के प्रोग्राम्स हैं, मैं यूएस पर्सपेक्टिव में बता देता हूँ, पाकिस्तान में तो आई डू नॉट नो कि एनीबडी इज ऑफरिंग अ रिलायबिलिटी मैनेजमेंट एज अ मेजर एट बैचलर्स और मास्टर्स और पीएचडी लेवल। लेकिन यहाँ पर यूएस में यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड और एरिजोना में कुछ एक दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑफर कर रही हैं रिलायबिलिटी मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग। कॉर्नेल का भी है, मैरीलैंड का है, न्यू मैक्सिको यूनिवर्सिटी आई थिंक, और एरिजोना, ये 4-5 एरियाज हैं। उसमें they can apply into that with some kind of this background or mechanical engineering background। और दूसरा ये है कि ASQ offers CRE certification, certified reliability engineering certification, so they can take that route as well। that will also give them an edge। और जो अगर जॉब सर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखना चाह रहे हैं तो रिलायबिलिटी इंजीनियर की जो जॉब्स हैं, यू कैन जस्ट गूगल इट ऑन लिंक्डइन। मतलब उसमें 2-3 लोग हैं जिनको आप फॉलो भी कर सकते हैं। एक तो मैंने ये बताया था डॉक्टर वैंग जोन से हैं, ही डजंट पब्लिश एनी मोर ऑन लिंक्डइन बट ही हैज सम बुक्स, बट आई कैन रेफर सम मोर फोकल पॉइंट जिनको फॉलो भी कर सकते हैं। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन जो है वो भी हमारे पास है कि जो रिलायबिलिटी है, ये क्वेश्चन अभी है जी हमारे पास शाहज़ब इकबाल की तरफ से। उनका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ रिलायबिलिटी मैनेजमेंट इन सर्विस सेक्टर लाइक एकेडेमिया? सर्विस सेक्टर लाइक एकेडेमिया, जैसे जी जी सर्विस सेक्टर में आई थिंक इट इज देयर, क्योंकि आपके हर सेक्टर को देखना पड़ेगा कि व्हाट आर देयर फेलियर मोड्स, व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, के उनकी रिलायबिलिटी, उनके क्रिटिकल। सबसे जो हम पहले एक्सरसाइज करते हैं वो ये कि क्रिटिकल आपके जो भी इंडस्ट्री आपके लिए क्रिटिकल चीज़ क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जो रेस्टोरेंट बिजनेस है या फूड डिलीवरी सर्विस, राइट, उनके लिए फूड सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी सप्लाई चेन इज क्रिटिकल, कि आपकी जो रिलायबिलिटी ऑफ योर सप्लाई चेन फॉर योर फूड इंग्रेडिएंट्स इज क्रिटिकल। तो उनको उस पर फोकस करके अपनी रिलायबिलिटी जो मेंटेनेंस प्रोग्राम है या रिलायबिलिटी प्रोग्राम है, दे कैन गो फॉर दैट। अगर आप हेल्थ केयर की बात करते हैं, हेल्थ केयर में आपके फॉर एग्जांपल आजकल कोविड टेस्टिंग हो रही है, राइट, तो कोविड टेस्टिंग में आपके जो रिजल्ट्स हैं वो कितने रिलायबल हैं। हाँ ठीक है, आप एक दफ़ा टेस्ट कर लिया, दूसरी दफ़ा टेस्ट कर लिया, तो वो उसकी रिलायबिलिटी जो सी आपके हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलायबिलिटी जो सी है वो उसमें ऐड हो जाती है। तो यस, देयर इज़ एब्सोल्युटली देयर आर एप्लीकेबिलिटी। और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्चुअली इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि अगर स्ट्रिक्टली एजुकेशन सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर के तौर पे अगर देखा जाए तो आपकी एजुकेशन की क्या रिलायबिलिटी है। एग्जांपल मैं देता हूँ, हमारे अभी एफएससी के रिजल्ट्स आए हैं 1100/1100। मेरा क्वेश्चन ये है, वो बड़े अच्छे नंबर हैं, बहुत अच्छी बात है, इंटेलिजेंट होंगे, वो 1100 नंबर वाले जो बच्चे हैं वो जब रियल लाइफ में इंजीनियरिंग में वो जाके काम कर सकेंगे या उनको मसला होगा? तो आपने क्वालिटी तो अच्छी प्रोड्यूस कर दी 1100/1100, लेकिन उनकी रिलायबिलिटी रियल लाइफ में और फर्दर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में क्या है, आई डू नॉट नो। सो देयर इज सम फूड फॉर थॉट इन दैट एरिया एज वेल। शाहज़ब, जो भी सुभान साहब समराइज करना चाह रहे हैं, जो जैसे भी उन्होंने इस हवाले से बात की, जो कि मार्क्स के हवाले से, अगेन जो सिस्टम इंजीनियरिंग का जो एरिया है उसे हम इस प्रोसेस के लिए जो है वो लिंक कर सकते हैं टू फाइंड द रूट कॉज एनालिसिस एंड सर्टन। और इसी तरह से जो आपका क्वेश्चन था एकेडेमिया के हवाले से, आपका अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं, आप अपना लैपटॉप यूज कर रहे हैं, आप मल्टीमीडिया यूज कर रहे हैं, सो एवरी पार्ट जो कि आपके एकेडमिक प्रोसेस में यूज किए जा रहे हैं, हर कंपोनेंट के लिए आप इस रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं कि कहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो है वो फेल हो सकता है। तो इट इज ऑल अबाउट, यानी 2 हिस्सों में आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। एक वो प्रोडक्ट जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं और एक वो प्रोसेस, जैसा कि अभी सुभान साहब ने कहा,
एक वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के फेलियर मोड्स आपने स्टडी करने हैं। सो दोनों कॉन्टेक्स्ट में हो सकते हैं। सो चाहे आपका सर्विस सेक्टर है, ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग साइड पे ये चीजें रिलेटिवली ज्यादा हैं एज कंपेयर टू सर्विस सेक्टर, लेकिन सर्विस सेक्टर में भी आप इस तरह से जो एलिमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो आप देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन है सर, मोहम्मद आसिफ है, और इनका क्वेश्चन बेसिकली ये है कि पाकिस्तान में अमूमन जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, मशीनरी इस्तेमाल हो रही होती है, वो अमूमन इम्पोर्टेड होती है और वो वहाँ पे अपनी लाइफ पूरी कर चुकी होती है, और जब वो पाकिस्तान में आती है तो उसके अगेंस्ट फिर उसकी जो है ना, उसे नया कंसिडर किया जा रहा होता है। सो उसकी जो मेंटेनेंस है उस हवाले से काफी जो है ना फोकस करना होता है। तो इस तरह के जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे अभी एक दफा मेरी नजर से जो है वो एक केस गुजरा जिसमें जैसे भी आपने 3 केस शेयर किए एरोप्लेन डिजास्टर के हवाले से, तो वो अपनी 25 इयर्स लाइफ जो है वो पूरी कर चुका था प्लेन, जो कि जिसकी ऑप्शन जो है वो PIA ने जो है ना वो विन की। बिल्कुल। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में जो भी क्वेश्चन है मोहम्मद आसिफ का, वो ये है कि जो रिलायबिलिटी पर्सपेक्टिव है उसे हम कैसे इस सिचुएशन में प्लेस कर सकते हैं। I think it's a very relevant question, और एक्चुअली रिलायबिलिटी, अगर आप यूज्ड एसेट ले रहे हैं तो आपको एक्चुअली कैपिटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट तो उसकी बाद में, क्वालिटी और कॉस्ट तो साइड पे रख दें, क्योंकि उसकी तो अब एक्चुअली आपको करनी ही रिलायबिलिटी असेसमेंट है, क्योंकि उसकी यूजफुल लाइफ कौन सी है। मैंने कुछ एग्जांपल्स, मैं इस वक्त रेल रोड सेक्टर में हूँ, मैंने इंटेंशनली एग्जांपल्स रेल रोड सेक्टर की नहीं दी ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आ सके, लेकिन अगर आप एक फॉर एग्जांपल एसेट बाहर से लेते हैं, चाहे वो पावर प्लांट है, चाहे वो कंप्रेसर है, चाहे वो लोकोमोटिव है, राइट, अभी कुछ ऐसे, या एयरप्लेन है, तो इसे इस रिगार्डलेस ऑफ कि वो काम करेगा कि नहीं करेगा, एक्चुअली यू हैव टू डू द रिलायबिलिटी असेसमेंट। मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू कि उसमें, क्योंकि ऑलरेडी अगर वो आप 20-25 साल की लाइफ गुजार चुका है, तो हर एसेट की एक यूजफुल लाइफ होती है, उसके वो चले जाएगा, वो उसे आगे भी परफॉर्म करेगा, लेकिन उसकी रिलायबिलिटी, वो जो बात टर्म में, वो जो एंड वाला जो है वेयर आउट साइकिल, आप लास्ट पार्ट में उसको कैप्चर कर रहे हैं, तो आपको उसको अपना रिस्क असेसमेंट करनी पड़ेगी उसके हिसाब से कि आपकी लाइफ साइकिल कॉस्ट क्या होगी और आपका रिस्क कितना होगा वेयर आउट फेलियर्स का। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। मेरा ख्याल है शहजाद इकबाल भी, उन्होंने लेबोरेटरीज इक्विपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यही क्वेश्चन है शायद उनका, शाज़फ इकबाल, वो भी लेबोरेटरी इक्विपमेंट में भी रिलायबिलिटी मैटर करती है, एब्सोल्युटली। वो मैंने हेल्थ केयर को टच नहीं किया, हमारा एक पूरा जी हेल्थ केयर का जो बिजनेस है वो उसमें ये सारी रिलायबिलिटी टेक्निक्स शेयर होती हैं। तो लेबोरेटरीज इक्विपमेंट डेफिनेटली फॉल्स इनटू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हॉस्पिटल्स, फॉर आवर हेल्थ केयर सिस्टम, और उसमें रिलायबिलिटी असेसमेंट्स डेफिनेटली ज़रूरी हैं। बिल्कुल ठीक है। और मंसूर, होपफुली आपको भी क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, क्योंकि आपने पेट्रोलियम टेस्टिंग लेबोरेटरीज के हवाले से क्वेश्चन किया था, और जैसे अभी सुभान साहब ने हेल्थ केयर के हवाले से आपको एग्जांपल दी। आपके अगेन जस्ट टू डिफरेंशिएट, आप रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग को, रिलायबिलिटी मैनेजमेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक उन पार्ट्स के हवाले से, इक्विपमेंट्स के हवाले से जिन्हें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा वो हिस्सा है जिस प्रोसेस में वो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। सो उनके इस्तेमाल के हवाले से जो आपके फेलियर मोड्स हैं, कहाँ कहाँ पे डेफिशिएंसीज आ सकती हैं, तो 2 हिस्सों में रिलायबिलिटी को आप कंसीडर करें, चाहे आप हेल्थ केयर लैब के लिए कंसीडर कर रहे हैं और चाहे आप जो है वो किसी सर्विस सेक्टर के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारे पास एक जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन इस हवाले से है कि जी मंसूर और शाज़फ की तरफ से सर आपको जो है वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने बड़ा डिटेल जो है वो आंसर दिया। थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह से सर, ऑफलाइन सॉरी, मैं एक ऑफलाइन अगर किसी क्वेश्चन हैं तो लिंक्डइन की प्रोफाइल और मैं स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा, तो इंशाल्लाह इफ एनीबॉडी हैज एनी फॉलो अप क्वेश्चंस आई शुड बी अवेलेबल। बिल्कुल ठीक है। जो अभी स्लाइड्स के हवाले से अभी कुछ जो क्वेश्चन है वो जैसे आप सुभान साहब हमारे साथ शेयर करेंगे, और जो हमारे साथ रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं जो अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको हम ये शेयर उसी तरह से कर देंगे। अच्छा, इसी तरह से जो एक क्वेश्चन है जो कि शाज़फ की
तरफ से है जी। ये अभी जैसे आपने सर डिफरेंस के हवाले से बात की थी क्वालिटी और रिलायबिलिटी के हवाले से, उस कॉन्टेक्स्ट में एक क्वेश्चन ये है कि जब हम क्वालिटी की डिफरेंट डायमेंशंस की बात करते हैं तो उसमें भी रिलायबिलिटी का एलिमेंट आता है। उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं, क्वालिटी और रिलायबिलिटी। बिल्कुल नहीं, आपकी बात सही है शाज़िफ। क्वालिटी और रिलायबिलिटी आर इंटर रिलेटेड, क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट मतलब क्वालिटी, लेकिन क्वालिटी जब हम जनरल एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी का जो है वो ये डिफेक्ट्स पर मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है, डीपीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है, तो वो ज़्यादा एक्चुअली इसमें ओरिएंटेड है कि आपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कैसे करना है या सर्विस को प्रोड्यूस कैसे करना है और उसको आपने कैसे करना है। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज मतलब उस मार्क पे नहीं पहुंच रही तो रिलायबिलिटी को तो भूल ही जाए ना फिर आप। तो डेफिनेटली दे आर लिंक्ड टुगेदर, इट्स अ क्रिटिकल डायमेंशन। होता यह है कि जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, और ये मैंने देखा है कि जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हम बड़े फोकस्ड होते हैं कि हमने बस इसको फंक्शनल करना है, हम ये नहीं सोच रहे होते कि ये 10 साल बाद भी कैसे फंक्शन करेगी। तो दैट इज द लिंक बिटवीन क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी बेसिकली। सो शाज़फ, आप इसको इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि एक प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं उसके डिफरेंट क्वालिटी डायमेंशंस हैं, और उसकी एक क्वालिटी डायमेंशन रिलायबिलिटी, जैसे भी आप लिख रहे हैं। रिलायबिलिटी ये है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो वो अपने डिजायर्ड फंक्शन एट द टाइम ऑफ यूज डिलीवर करे, फेलियर ना हो उसका, ठीक है, जो कि स्टार्ट में डेफिनेशन में हमने देखा। ये उसका जो फंक्शन परफॉर्म करने का एलिमेंट है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कितनी देर वो रहेगा, जिसे हम ड्यूरेबिलिटी के साथ लिंक करते हैं। सो टोटल यूजफुल ऑफ लाइफ किसी भी पार्ट की, और उसमें वो हर टाइम पे प्लान्ड फंक्शंस के मुताबिक अवेलेबल रहे। So it is also part of the quality dimension comparison के point of view से। मतलब एग्जांपल उसकी एक और भी है, वो मैंने आपको 2 गाड़ियों की एग्जांपल दी थी, लेकिन मोबाइल फोन की आपने एग्जांपल बड़ी अच्छी दी कि एक एप्पल का फोन है, सेम फीचर्स आपको एक शायद चाइनीज मोबाइल में भी मिल जाएंगे, लेकिन आप लोग क्यों एप्पल के पीछे भाग रहे हैं? क्योंकि उसकी रिलायबिलिटी है, वो आपको 10 साल चल जाएगा विदाउट एनी इश्यूज। वो जो एक और मे बी के कोई और फोन है जो कि सेम फीचर्स और मे बी शायद आपको ज्यादा फीचर्स दे दे, लेकिन वो उतने देर तक नहीं चलेगा वो डिजायर्ड फंक्शन। तो आपकी मर्जी है, आप मतलब मेनी पीपल डिसाइड कि उन्होंने ज्यादा फीचर्स शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए तो दे कैन बाय फॉर दैट वन, लेकिन रिलायबिलिटी पर्सपेक्टिव में एप्पल की रिलायबिलिटी विल आउटवे एनी अदर रिलायबिलिटी। सुभान साहब, एक क्वेश्चन है रज़ाउल्लाह की तरफ से, और वो ये जानना चाह रहे हैं कि जो मेडिसिन इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसके कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, जहाँ पे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट भी शामिल है, उसके हवाले से अगर हम क्वालिटी और रिलायबिलिटी को अगर हम लिंक करना चाहें तो कोई। That's a good question. Medicine, pharmaceutical point of view से definitely मतलब एक एक्चुअली आई डोंट वांट टू नेम इट, एक कंपनी थी जिन्होंने मुझे परसू किया था। उनका जो उनके रेगुलेटरी है, जो उनके, मुझे इस वक्त नाम नहीं याद आ रहा, जो उनके जो रेगुलेशंस हैं, दे एक्चुअली हैव अ रिलायबिलिटी एस्पेक्ट बिल्ट इनटू इट। जो उनके रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उसमें भी जो R&D पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो सवाल है, उसमें इक्विपमेंट जो आप यूज़ कर रहे हैं उसका ही होगा। R&D का डायरेक्टली रिलायबिलिटी और R&D अगर आप कुछ एक स्पेसिफिक करें तो उसमें शायद डायरेक्टली ना हो इतना लिंक, क्योंकि R&D का बड़ा स्पेसिफिक स्कोप होता है कि आपने कोई चीज़ को डेवलप करना है, एनालाइज करना है और बस ख़त्म कर देना है, इट्स दैट स्कोप। जनरली रिलायबिलिटी, अगर वो आपकी प्रोडक्ट सक्सेसफुल है और आपने उसको अब कमर्शलाइज करना है, तो फिर आप उसको रिलायबिलिटी के एस्पेक्ट्स देखना शुरू करेंगे कि कितनी रिलायबल है, क्या है। मेडिसिन इंडस्ट्री में रिलायबिलिटी अगेन उसकी जो पैकेजिंग है उसमें आप सोच सकते हैं कि रिलायबल कितनी पैकेजिंग कितनी रिलायबल है। फॉर एग्जांपल उसकी शेल्फ लाइफ आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आप उसकी पैकेजिंग को टेम्पर प्रूफ कैसे कर सकते हैं, या जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं उनको आप कैसे फर्दर रिलायबल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फेलियर मोड आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका अगर मेडिसिन किसी ने रॉन्ग मेडिकेशन ले ली है या आपने एक एडल्ट मेडिकेशन है जो कि एक बच्चे ने गलती से कर लिया है, तो दैट इज योर फेलियर मोड। हाउ कैन यू प्रिवेंट दैट फेलियर मोड बेसिकली। सो रज़ाउल्लाह, इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से जब आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के और ख़ास तौर पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, तो उसमें रिलायबिलिटी पर्सपेक्टिव के हवाले से आप ये देख सकते हैं जो एक्टिव सॉल्ट आप अपनी मेडिसिन में यूज़ कर रहे हैं
उसकी कितनी क्वांटिटी आपके लिए जो है वो बेहतर रहेगी और साइड इफेक्ट जनरेट नहीं करेगी। और फिर इसी तरह से फर्दर जो है ना वो आप एलिमेंट्स इसके साथ लिंक कर सकते हैं। अब कुछ हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन अभी हम इंटरटेन कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन अगेन शाहज़ाद इकबाल की तरफ से है। और इनका जो क्वेश्चन है सर वो ये है कि क्या जो आपकी वारंटी और गारंटी का यानी आफ्टर सेल सर्विस का जो एलिमेंट है, क्या वो भी रिलायबिलिटी के साथ लिंक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आफ्टर सेल सर्विस में मैं एक्चुअली लेट मी जस्ट मे बी थिंक कि आफ्टर सेल सर्विस का मतलब है कि आपकी एक सपोर्ट सर्विसेज टीम है जो कि आपके एसेट को सर्विस करने आ रही है। तो डेफिनेटली उसमें उसमें एस्पेक्ट, दो एस्पेक्ट्स मैं आपको कर सकता हूँ। एक तो ये कि यू शुड हैव अ लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस कि आपने मेंटेनेंस के लिए कब करना है। फिर दूसरा ये होता है कि आपके जो सर्विसेज के लोग हैं वो कितने ट्रेंड हैं और उनके ह्यूमन रिलायबिलिटी एस्पेक्ट्स को आपको उसमें ज़्यादातर आपका जो है वो पार्ट्स अवेलेबिलिटी, पार्ट्स रिलायबिलिटी, कंपोनेंट लेवल और आपके जो सर्विसेज की जो टेक्नीशियन और ट्रेनिंग है वो एस्पेक्ट ज़्यादा आते हैं। वो मैंने जो एग्जांपल दी थी जिसमें हम 10 ईयर का एग्रीमेंट कर रहे थे, उसमें एक्चुअली वो सारे के सारा आफ्टर सेल्स का ही कॉन्ट्रैक्ट था। उसमें हमारा मेन फोकस जो था वो अपनी टीम की ट्रेनिंग और उनकी रिलायबिलिटी बेहतर करने का था कि वो जो काम करने जा रहे हैं वो पहली दफ़ा में सही काम करके आए। ऐसा ना हो कि वो एक काम कर रहे हैं और दो और मसले खड़े हो जाएं उसके बाद, मतलब वो एक चीज़ सही करके आए हैं, दो चीज़ें खराब करके आ गए। तो दैट इज़ वन एस्पेक्ट। एक और आई थिंक आपका एक क्वेश्चन आई थिंक मैंने स्किप कर दिया था कि मोहम्मद नवाज पूछें कि एकेडेमिया और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन कैसे हो सकती है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इट्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। मेरे पास कोई बहुत स्पेसिफिक आंसर नहीं है। मे बी के PIQC इज द आंसर। आई विल पुट इट, अगर डॉक्टर कामरान मूसा और कोई और सुन रहे हैं। उसमें होना ये चाहिए कि कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल PIQC या कोई यूनिवर्सिटी है, दे शुड थिंक ऑफ मे बी सेटिंग अप अ रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग फोकस एरिया, ताकि और उसमें फिर आप इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करें। इंडस्ट्री के आप सिस्टम्स को लेके अगर आप उनके केस स्टडीज़ कर दें। आई वुड लाइक टू सी कि जिस तरह मैंने वो केस स्टडीज़ के स्नैपशॉट आपको दिखाए हैं चैलेंजर के और बाकी सारों के, कि अगर कोई ऐसा एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है जो कि इनको एज अ केस स्टडी पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में लेके चले, क्योंकि मुझे तो सिर्फ OJD कैंप और PIA और इस तरह के एक दो हैं, लेकिन every other possibility is a case study, so that could be done in academic environment. एकेडमिक्स के पास एक्सपर्टीज हैं, इंडस्ट्री के पास प्रॉब्लम्स हैं। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, ये एक लास्ट जो है वो कमेंट्स हैं डॉक्टर असदुल्लाह की तरफ से। वो एज ए जो रिसर्चर है उन्होंने कहा है कि जो आपकी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी के हवाले से प्रोडक्टिविटी भी एक खास जो है ना एक डायमेंशन है। आप उस चीज़ पे भी फोकस कर रहे होते हैं, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक ये पर्टिकुलर एलिमेंट है जो कि फोकस किया जाना चाहिए। इस तरह से कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। जिन साथियों के क्वेश्चन हम नहीं कर सके, आपके पास सुभान साहब का जो ईमेल एड्रेस है वो भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। स्लाइड्स के जरिए जैसी हमें मिलेंगी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी, और फिर आप कांटेक्ट करके तो क्वेश्चन कर सकते हैं। सुभान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से टाइम जो है ना वो मैनेज किया, और आपने अपनी जो एक्सपीरियंस शेयरिंग है वो पार्टिसिपेंट्स के साथ की। थैंक यू। आपने फूड फॉर थॉट जो है वो इनके साथ शेयर किए। अब जो जितना थर्स्टी होगा उतना ज्यादा जो है ना वो सर्च कर लेगा। ठीक है, अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखें सब थैंक यू लोग। जी, चलें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Thank you very much. Nice to meet you. Thank you, participants, to join us in the 14th BPF. Inshallah, after 25 days again, we will be on here with the 15th BPF forum. So thank you very much, all of you, for joining us. Thank you.